कहता हूँ कि ईवल विशियस मशीन, और अब आप इस ईवीएम को हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं, ये नहीं होगा। उनके पास 212 भी नहीं थे, वोट काउंट को डिस्टॉर्ट किया गया और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तादाद थी। कुछ मेंबर्स बीमार थे। स्पीकर ने एक बात हमारी नहीं मानी। हुकूमत का जीत नहीं शिकस्त हुआ। हर फोरम पे लेके जाएंगे, हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे। और मैं मुत्तहिद अपोजिशन को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने नॉर्मल सेशन में हुकूमत को शिकस्त दिलवाया। इब्तिदा में ही कह दिया था कि एक तरफा कानून साजी उसको कौम नहीं तस्लीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ और इस लिहाज से यह तारीख़ी इजलास था कि पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ में सबसे ज़्यादा कानून साजी हुई और 33 अहम बिल जो हैं वो आज मंजूर कर लिए गए। अपोजिशन ने शोर शराबा किया, जिस तरीके से आपने मनाजर देखे पार्लियामेंट के, और अब इस कानून साजी के बाद अपोजिशन का ये कहना है कि वो अदालतों का रुख करेंगे और इन कवानीन को चैलेंज करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि जो अहम कवानीन हैं वो तो अपनी जगह, वोटिंग के हवाले से वोटिंग मशीन का मामला है या बाकी कुलभूषण यादव के हवाले से कानून साजी का मामला है, इसके साथ साथ बाकी जो अहम बिल मंजूर हुए हैं उसमें ऐसे भी बिल मंजूर सामने आए हैं जिसकी तफसीलात आपको पता चलेंगी और उसके बाद उस पर बहस भी हम करेंगे। तो यही आज का हमारा मौजू है, उन बिलों की तफसीलात पूछते हैं कि क्या है। और यह साहब, एक तो सबसे बड़ा मसला हुआ कि जी वोटिंग मशीन वाला इशू, ऐसे लगता है कि जैसे तमाम पूरी अपोजिशन के लिए एक ये सरदर्द बना हुआ था कि जी ये हमने नहीं होने देना। और इलेक्शन कमीशन ने भी गुज़िश्ता महीनों में इस पे एतराज़ किया, इस सारे मामले पे। अब तो ये मामला हो गया। क्या आने वाला इलेक्शन आपको इंश्योर आप समझते हैं कि ये इन मशीनों के ऊपर होगा? अगर तो टेक्निकली इसको बना दिया तो ये तो हो जाएगा, हो जाएगा। देखें, इस वक्त तकरीबन कोई मेजर कंट्रीज हैं, मेरे सामने टेबल पड़ी हुई है। अर्जेंटीना में 2009 में था, ऑस्ट्रेलिया में 2001 में हुआ, बेल्जियम में 1999 में हुआ, ब्राज़ील तो 1996 में हुआ, एस्टोनिया में, कनाडा में है, इस वक्त फिनलैंड में है, इंडिया में 2004 में हुआ, घाना जैसे मुल्क में है, जर्मनी में है, उसके बाद कजाकिस्तान में, इटली में, ये सारे मुल्कों में है। मैंने पहले भी कहा था कि मसला सारा ये है कि आप ये कहते हैं कि एक आदमी जो है वो गधा गाड़ी अच्छा गलत चलाता है, वो मर्सिडीज भी गलत ही चलाएगा। ठीक है, मशीन चलाने वाले पे डिपेंड करता है ना, मशीन पे तो नहीं करता। नहीं, देखें, इंडिया में 4 इलेक्शन उन्होंने कराए और फिर उसके बाद उन्होंने कहा इसके साथ हम एक एडिट करके एक और चीज उसने कहा कि हम इसकी प्रिंट जो है वो निकाल लें। और जब उन्होंने प्रिंट निकाला और जब उन्होंने मैच किया उसको, तो मैच सेम हो गया। मसला ये नहीं है, 6-6.5 करोड़ आप बायोमेट्रिक्स करते हैं मोबाइल टेलीफोन, पूरे पाकिस्तान गली में बच्चे लेके घूम रहे होते थे। बेईमानी दिमाग में नहीं थी, खन्नास पीछे नहीं था, एक चीज भी गलत नहीं हुई। लाखों रुपए आप एटीएम कार्ड से निकालते हैं, बायोमेट्रिक से निकालते हैं, पूरे का पूरा सिस्टम आप बायोमेट्रिक से वोट देने में पता नहीं क्या। अच्छा, और ये सब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है और इलेक्शन कमीशन ने जो एतराज़ात किए थे इस वोटिंग मशीन के हवाले से, अब चूंकि कानून साजी हो चुकी है, कंवर दिलशाद साहब पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगा। अब ये बताएं कि पार्लियामेंट की कानून बनने के बाद अब जो आने वाला इलेक्शन है आप वोटिंग मशीनों पर होता हुआ देख रहे हैं, या इस हवाले से इलेक्शन कमीशन क्या अब आगे मैकेनिज्म इख्तियार करेगा? वोटिंग मशीन पर इत्तेफाक की राय किस तरह पैदा होगा? क्या वोटिंग मशीन होगी? ये ज़रा बताइएगा हमें कि क्या इम्कानात नज़र आ रहे हैं आप? नहीं, सबसे पहली बात यह है कि मैं अर्ज करूँ आपको, ये जैसे हमारे दोस्त और मकबूल ने नाम लिया, जर्मनी में इसको खिलाफ कानून करार दिया हुआ है। जर्मनी अभी दिया जी, ठीक है। हाँ, जर्मनी एक मुल्क, मैं आगे नहीं पढ़ा था, सही कह रहे हैं आपने, जर्मनी पकड़ लिया, बाकी मुल्कों का भी बता दें। जर्मनी मैंने वो अभी पढ़ लिया, उन्होंने बाद में खिलाफ कानून करार दिया, पहले था वहां पर। अच्छा, लेकिन बाकी मुल्क भी बता दीजिए। नहीं, आप तो बात ठीक कह रहे हैं, आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि आप ये कानून साजी हो गई है। जब कानून साजी हो जाए तो फिर लॉ ऑफ लैंड पर अमल दरामद करना हर इदारे का फर्ज बन जाता है। जब लॉ ऑफ लैंड बन गया, कौमी असम्बली ने बिल, मुश्तरका पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया और उसकी कानूनी हैसियत भी सामने आ गई, तो वो बिल्कुल ज़ाहिर है लॉ ऑफ लैंड पर तो इलेक्शन कमीशन को अमल दरामद करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ उनको रूल बनाना है, वो इलेक्शन कमीशन तैयार करने हैं, उनके अपने इख्तियारात हैं, उनके बेपनाह इख्तियारात है। रूल किस तरह बनाते हैं, रोड मैप कैसे बनाते हैं, सही बात है। और वो ये कहेंगे कि जनाब इसमें हमें ये डिफिकल्टीज पेश आ रही है, हमारे जो एतराज़ात हैं,
जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके अज़ाले के लिए है, वो बाकायदा हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात करेंगे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ भी करके बैठेंगे। और साथ साथ ये भी है कि जनाब तकरीबन जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो खरीदारी है, उसके टेंडर हैं, उसकी ओनरशिप है, वो किसके पास है? तो ओनरशिप तो इलेक्शन कमीशन को मिल जाती है, तो फिर कोई एतराज नहीं। अच्छा कौन साहब ये बताइएगा कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मैंडेट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसके पास, इलेक्शन कमीशन के पास। अगर वो समझती है कि इस वोटिंग मशीन के जरिए वो इस मैंडेट पे पूरा अमल नहीं कर पा रही, तो क्या उसके ऊपर वो कह सकती है कि मुझे इस पे अमल नहीं करना? नहीं, हम इनकार करने की तो गुंजाइश नहीं। अच्छा, पोजीशन नहीं, गुंजाइश नहीं है, कानून बन गया, कानून बन गया, ठीक है। वो कानून बन गया, गुंजाइश तो नहीं बनती ना। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो झगड़ा चल रहा था, और वो मुझे आप भी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहे हैं, मैं भी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहा हूँ, ये जो आपस में ये टेंडरिंग का, ये जो आपको पता है ये टेंडर के झगड़े होते क्या हैं और क्यों वहाँ रखा गया था, क्या रखा गया था। आप अगर इंडिपेंडेंट बॉडी हैं जिस तरह की दुनिया पूरी में होती है, तो ये तो सारा कुछ प्रोक्योरमेंट है, टेंडरिंग है, मशीन की सेटिस्फेक्शन है, उसको देखना है, उसके सिस्टम को देखना है, उसके पीछे जो कुछ बन रहा होगा सॉफ्टवेयर है। आप ये तो कंप्लीटली इख्तियार आपको मिलना चाहिए, वरना तो ये इलेक्शन नहीं करवा सकेंगे आप। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान यही कह रहा है कि जनाब इसकी ऑनरशिप हमें दें। आप इंडिया में बड़ी कामयाबी के साथ ये सिस्टम चल रहा है। उसकी सबसे बड़ी बैकग्राउंड ये है कि बेंगलोर में बनती है अपने जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मैंने खुद देखी है, मैंने वो पूरी ऑनरशिप जो है वो इंडियन इलेक्शन कमीशन के पास है, हुकूमत हिंद के पास नहीं है। आप ये भी कहेंगे कि जनाब ठीक है, हमें सारी ओनरशिप हमें दे दें, इसका जो सीक्रेट पासवर्ड है वो भी हमारे। आप देखो बड़ी बात मैं बताता हूँ, इन्होंने सीक्रेट पासवर्ड देने से इनकार कर दिया इलेक्शन में पाकिस्तान को। ये तो गलत। अच्छा, ये तो एटम बम वाला बात हो गया। ये तो एटम बम वाली सूरत हाल होगी कि पासवर्ड जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास हो गया। नहीं, वो फारूकी के पास हो गया ना, शिवली फारूक के पास हो गया ना, पास हो गया ना, एमपीएम के जो है इन्होंने अपने पासवर्ड रखा हुआ है ना, इन्होंने अपने शिवली फारूक के पास रहेगा ना वो तो। अच्छा कंवर साहब, एक चंद साल पहले मेरा ख्याल है शायद हरीपुर का कोई बाई इलेक्शन था, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने इसका तजर्बा किया था वोटिंग मशीन का, उसके अंदर भी कोई फ्लॉज सामने आए थे, उसके बारे में कुछ बताइएगा। उस वक्त जब तजर्बा किया गया उसके बाद जो रिकमेंडेशन आई, कोई है अंदाजा उसका? मेरे पास रिपोर्ट ही मौजूद है, मैं और या मकबूल को अभी प्रोग्राम खत्म होने के बाद रिपोर्ट भिजवा दूंगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, सही है, वो हाँ मैं भिजवा दूंगा। बड़ी कोई 13 पेज की, 18 पेज की है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 3-4 जगहों पर इसका जो एक्सपेरिमेंट तजर्बा किया वो फ्लॉप हो गया, और उसकी जो रिपोर्ट जो थी वो उन्होंने स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर को दी। और हमारे ये ये संजरानी साहब के भी चेयरमैन सेनेट साहब जो है, अब हैरान होंगे, तीसरा आदमी मैं होऊंगा इंशाल्लाह। बात कर रहा हूँ मैं, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ कि वो 6 महीने 8 महीने से ना असद कैसर साहब स्पीकर साहब ने वो रिपोर्ट पढ़ी, वो कल लिफाफा ही खोल के नहीं देखा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जब ये हालात खराब होने शुरू हो गए तो इलेक्शन कमीशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि सर हमने आपको रिपोर्ट दी है। कब रिपोर्ट दी है? वो पता लगा वो डंप में अंदर रखी थी, वो निकाल कर दी, कभी मैंने देखी ही नहीं। ये तो 6 महीने जो हमारे पास एंकर भी कहते हैं, वो सेक्शन 103 का हवाला देते हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट पे लिखा, एक्सपेरिमेंट करके रिपोर्ट कौमी असेंबली में पेश करें, तो इलेक्शन कमीशन कमीशन ने पेश कर दी, तो वो उस पर कहीं रिजेक्टेड होगी। अभी 3 दिन पहले चीफ इलेक्शन कमीशन लाहौर में मीटिंग कर रहे थे, अखबाराती खबरें हैं, मीडिया खबरें हैं, उन्होंने कहा कि हम इसको कोशिश करते हैं कि हल्का 133 में हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करें। तो जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तमाम लोगों को बुला के पूछा गया तो उन्होंने कहा ये नामुमकिन है, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा। तो भी ये भी इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, तो कहते इनकार कर दिया, ये तो नहीं हो सकता। तो ये तो एक छोटा, तो आप कंवर साहब ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया है कि चूंकि नया निसाब अभी तक छपा नहीं है तो पुरानी किताबों के ऊपर काम होगा। लगता तो मुझे आपकी बातों से ऐसे लग रहा है कि अगले इलेक्शन तो नहीं होते इस तरह के, जिस तरह का ये पूरा सिस्टम। और अगर इलेक्शन अर्ली कॉल हो जाते हैं किसी भी वजह से तो फिर क्या पॉसिबल? अभी टेंडर नहीं हुए, मशीन नहीं आई। देखो जी, कानून साज में ये तो नहीं लिखा हुआ ना कि आपने ये 2023 के इलेक्शन में करवाना। ये आपने पॉइंट बताया। और दूसरी बात ये हुआ है कि होगा जी हम कोशिश कर रहे हैं, हम बाकायदा अपने कमेटी बना दी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बंदे बुला रहे हैं, हम इसको रोड मैप तैयार कर रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप। इंडिया ने 25 साल लगाए तो हमें भी कम से कम 5 साल दे दें।
तो ये अच्छा जी, एक और कंवर साहब, एक ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी वोट का हक मिला है और कहा यह गया है कि वो इंटरनेट के जरिए जो है वो अपना वोट पोस्ट कर सकेंगे। अभी इसका ज़ाहिर मैकेनिज्म बनाएगा इलेक्शन कमीशन, तो इसमें जो शफाफियत वाला एलिमेंट है उस हवाले से आप क्या ये क्या इंटरनेट मशीन जो है ये एक एम्बेसी में लगेगी, बूथ में होगा, कुछ क्या करेंगे? या ईमेल कर देंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो इस पर बड़ा स्टैंड ले चुका है, ये नामुमकिन है। इसलिए कि अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं अमीन उल हक साहब, उन्होंने जो अभी 6 महीने पहले उन्होंने स्पेन के बड़े बड़े बुलाए थे एक्सपर्ट कि हमें इसकी रिपोर्ट दे, तो उन्होंने जो हुकूमत पाकिस्तान को रिपोर्ट दी और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ही मौजूद है, उसमें ये कहा कि जी इस पर हैक हो जाएगा, ये सारा सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा, ये नामुमकिन है। ये तो गवर्नमेंट पाकिस्तान के 4 करोड़ रुपया दिया उस कंसल्टेंट को। माशाल्लाह, ये तो खबर दे रहे हैं आप, तो 4 करोड़ रुपया स्पेन के कंसल्टेंट्स को दिया कि हमें इसके बारे में ये बताया कि ये हैक हो जाएगा, जो कि बच्चे को पता है। उन्होंने 4 करोड़ लेके ये बता दिया कि सिस्टम हैक हो सकता है, हैक हो जाएगा, ये सारा सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा। जाहिर बात है, इन बिटवीन समुंदर आते हैं, बहुत सारे मुल्क आते हैं, हैक हो सकता है। ये मुझे बताइएगा कि जो अर्ली पोस्टल बैलेट वगैरह की सूरत हाल नहीं बन सकती, इसके अंदर एक बल्क इकट्ठा किया जाए और डिप्लोमेटिक बैग में लाया जाए उनको? यू आर राइट, 100% राइट, बिल्कुल सही फरमा रहे। तो आप ज्यादा ब्यूरोक्रेट रहे ना, आपको पता है सारे मामले का। जिसको बात बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, आप पोस्टल बैलेट के जरिए करा दे, खर्चा भी कोई नहीं भाई, टोटल 15-20 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। हाँ, सही है। तो बिल्कुल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो सिक्रेसी भी रहेगी, राजदारी भी रहेगी और वो महफूज भी रहेगा, सील भी होगा। बात नहीं, ये बहुत अच्छा आइडिया है, बिल्कुल पोस्टल बैलेट के जरिए हो सकता है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से बताया कि जी किस तरीके से इंतखाबात इस नए मैकेनिज्म का आप जिस दिन आपका अनाउंस हो जाए कैंडिडेचर, तो आप अपनी तमाम एम्बेसीज के अंदर पोस्टल बैलेट इकट्ठे करें। अभी भी होता है, अभी भी होता है, अभी कहीं पे भी जो आपके जो स्टाफ है या जो सरकारी मुलाजिम होता है, मुल्क के अंदर होता है, मुल्क से बाहर अगर आपने वोट काट दिया है तो आप उसमें करें कि आप एक डिप्लोमेटिक बैग डेली आता जाता है, सही है। आप अब ये आइडिया किसी ने नहीं दिया उसको। नहीं, जो अपना जो इंकशाफ उन्होंने किया है कि जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी तजावीज़ और सिफारिशात इलेक्शन वोटिंग में किसी ने पढ़ने की ज़हमत गवारा नहीं की। ये भी सबसे बड़ी बात है कि मैं जहां तक अंदाजा है कि अगले 18-19 महीने के अंदर ये मशीनें बन ही नहीं सकती इस तरह की इतनी ज्यादा। मतलब आपको आइंदा इंतखाबात इन मशीनों में होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और वो पुराने या तो होंगे नहीं पुराने या फिर पुराने तरीके से होंगे। चलिए नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और कौन कौन से अहम जो कवानीन या बिल मंजूर हुए हैं उसकी आपको बताएंगे तफसील। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी की एक अहम बिल जिसका हमने पहले पार्ट में जिक्र किया। दूसरा जो अहम बिल मंजूर किया गया 33 बिलों में से, वो है भारतीय जासूस कुलभूषण यादव समेत जो गैर मुल्की जिनको फ़ौजी अदालतों से सजाएं हुई हैं उनको हाई कोर्ट में अपील का हक दिया गया है। और ये सब ये जो काम हुआ है, मतलब हम अदालत इंसाफ में गए और उसके बाद जो उसकी मुतालबात हैं या उसके जो कानूनी पहलू हैं, क्या उसमें जो सुकम रह गया था उसको ठीक किया गया है, इसकी थोड़ी सी हमारे कायरीन के लिए वजाहत कर दें नाजरीन जो हमें देख रहे हैं। देखिए, दो तरीके क्यों जरूरत पेश आई इस बिल की मंजूरी जो थ्रू आउट द वर्ल्ड एक वाक़े के रोजनबर्ग्स का जो वाक़या है 1951 में, ये बंदा पकड़ा गया था अमेरिकन, जो कि रूस के लिए वो स्पाइंग करता था, जासूसी करता था। ठीक है, सवाए उस बंदे के स्पाइंग के ऊपर सजा नहीं हुई कभी, किसी को डेथ सजा हो गई, दी नहीं कभी किसी को। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जो जासूस होता है बहुत बड़ा एसेट होता है आपके पास, बार्गेनिंग का एसेट होता है और बहुत सारी चीज़ों का एसेट होता है। अच्छा, कुलभूषण का जो पकड़ा जाना ये बहुत बड़ा वाकया था। 3 मार्च को इसको रिवील किया गया कि हमने इसको पकड़ा है, और उसके बाद 3 मार्च के बाद आपने इसको मुख्तलिफ जगहों पे इसकी ट्रायल शुरू हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ दिन था 8 मई 2017, इस दिन इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक लेटर लिखा कि पाकिस्तान जो है वो जिनेवा कन्वेंशन जो है उसको ऊपर अमल करे। और इस हवाले से अच्छा हुआ ये कि आप बजाय इसके कि इस काम करते आपने यूएन टॉप कोर्ट में चले गए
اور یہ اب گئے 18 مئی 2017 کو. اچھا. کیونکہ جب آپ اس کی جورسڈکشن کو چیلنج کر رہے ہوں تو آپ ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ باہر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کسی طور پر بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا. صحیح. لیکن پاکستان کا ایک فیصلہ تھا, انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے فیصلہ کر دیا اور UN ٹاپ کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ تم غلط کہتے ہو. جنیوا کنونشن میں جاسوس بھی ٹرائی ہوتے ہیں اور انہوں نے بڑی بڑی 7 دلیلیں بھی دی کہ جاسوس ٹرائی ہوتے ہیں. اس کے بعد دسمبر 13 2017 کو ہم نے کاؤنٹر میموریل جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جمع کرا دیا. صحیح. اور وہاں پر جا کے ہماری آرگومنٹ شروع ہوئی, جس کے بعد ہمارے پاس انہوں نے دیکھا کہ آپ نے اس کو سزا جو ہے, اب دیکھیں دنیا پوری میں ملٹری کورٹس اس وقت کر رہی ہوتی ہیں, کام کر رہی ہوتی ہیں جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے. جیسے نیورنبرگ ٹرائل تھا, اس کی جنگ میں دوران پکڑے جاتے تھے لوگ, قتل بھی ہوتے تھے, لوگوں مارا بھی جاتا تھا, جرنیلوں کو ہینگ کر دیا گیا جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی. لیکن ڈیورنگ پیس ٹائم وہ کہتے ہیں کہ اس کا پراپر ٹرائل جو ہے وہ ہونا چاہیے آگے. اب ہو یہ رہا ہے کہ جو کورٹ مارشل کا قانون تھا جس کے تحت اس کو سزا دی گئی, کیونکہ ظاہر بات ہے اگر ہم یہاں پر لے کے آتے تو ایک بہت تماشا بنتا, اور جس طرح کا ہمارا میڈیا ہے, جس طرح کا انڈیا کا میڈیا ہے, جیسے کہ انٹرنیشنل میڈیا ہے, وہ کبھی کچھ کرتا تو اس کے خلاف انہوں نے کہا کہ اس کو اپیل کا حق ہونا چاہیے. تو انہوں نے اس کو پانی پی لیں پھر بات جاری رکھیں. لیکن اس کے اندر اس کو اپیل کا حق جو تھا اچھا ہونا چاہیے, تو کیونکہ اس طرح کے کیسز کو نارملی اپیل کا حق نہیں ہوتا, لیکن اس کورٹ کی اس کو کرنے کا ایک تو یہ کہ ملاقات ہونی چاہیے, دوسرا ایک اپیل کا. انہوں نے خاص طور پہ اس کو پھر یہ ہے بیسیکلی اس کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کلبھوشن, جب تک یہ ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان میں ابھی تک مائیکو لال کو ایسا پیدا ہوا نہیں ہے کہ وہ اس کلبھوشن یادو کو باوجود کہ کتنا بھی وہ غدار اندر سے ہو جائے کہ اوپنلی کہے اس کو حوالے کرتے کسی طور پر. امپاسبل. کوئی بھی ہو, کوئی بھی, ہر لیڈر کا احترام ہے اس معاملے کے اندر کہ کوئی پاکستان کا سیاسی رہنما صحیح غلطی کر سکتا ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کی غلطی کر سکتا ہے کسی اور, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کس طور پہ یہ کیسے. اچھا. اور یہ سب ایک جو اہم جو قانونی نقطہ اٹھتا ہے, اس سے پہلے کہ ہم جو ایک اور اہم قانون ہے اس کو ڈسکس کریں, ایک جو قانونی نقطہ اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے رہنماؤں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس قانون سازی کے خلاف کورٹ میں جائیں گے. تو ابھی میں سن رہا تھا انور منصور صاحب کو, انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ میں جو قانون منظور ہو جائے اس کے خلاف آپ کسی کورٹ میں نہیں جا سکتے. کیا وہ گراؤنڈز ہیں؟ اب کیا گنجائش رہ گئی ہے کہ آپ کس بیس کے اوپر عدالت کا درجہ؟ 2 بنیادوں پہ عدالت میں جایا جا سکتا. اچھا. نمبر ایک ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کی بیسک فریم, اس کے خلاف کوئی قانون پاس ہوا ہے. مطلب بیسک فریم یہ ہے ایوری باڈی از ایکول ان دا لا. صحیح. قانون پاس ہو جاتا ہے کہ مسلمان کو پھانسی دی جائے گی اور ہندو کو جو ہے وہ پھانسی نہیں دی جائے گی, تو ایکویلٹی آف لا ختم ہوگی. اس بیس کے اوپر آپ جا سکتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی یہ فریم ہے, اس کے اندر آپ نہیں کر سکتے. جیسے نیورنبرگ ٹرائل تھا, اس کی جنگ میں دوران پکڑے جاتے تھے لوگ, قتل بھی ہوتے تھے, لوگوں مارا بھی جاتا تھا, جرنیلوں کو ہینگ کر دیا گیا جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی. لیکن ڈیورنگ پیس ٹائم وہ کہتے ہیں کہ اس کا پراپر ٹرائل جو ہے وہ ہونا چاہیے آگے. اب ہو یہ رہا ہے کہ جو کورٹ مارشل کا قانون تھا جس کے تحت اس کو سزا دی گئی, کیونکہ ظاہر بات ہے اگر ہم یہاں پر لے کے آتے تو ایک بہت تماشا بنتا, اور جس طرح کا ہمارا میڈیا ہے, جس طرح کا انڈیا کا میڈیا ہے, جیسے کہ انٹرنیشنل میڈیا ہے, وہ کبھی کچھ کرتا تو اس کے خلاف انہوں نے کہا کہ اس کو اپیل کا حق ہونا چاہیے. تو انہوں نے اس کو پانی پی لیں پھر بات جاری رکھیں. لیکن اس کے اندر اس کو اپیل کا حق جو تھا اچھا ہونا چاہیے, تو کیونکہ اس طرح کے کیسز کو نارملی اپیل کا حق نہیں ہوتا, لیکن اس کورٹ کی اس کو کرنے کا ایک تو یہ کہ ملاقات ہونی چاہیے, دوسرا ایک اپیل کا. انہوں نے خاص طور پہ اس کو پھر یہ ہے بیسیکلی اس کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کلبھوشن, جب تک یہ ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان میں ابھی تک مائیکو لال کو ایسا پیدا ہوا نہیں ہے کہ وہ اس کلبھوشن یادو کو باوجود کہ کتنا بھی وہ غدار اندر سے ہو جائے کہ اوپنلی کہے اس کو حوالے کرتے کسی طور پر. امپاسبل. کوئی بھی ہو, کوئی بھی, ہر لیڈر کا احترام ہے اس معاملے کے اندر کہ کوئی پاکستان کا سیاسی رہنما صحیح غلطی کر سکتا ہے
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की, गलती कर सकता है किसी और, लेकिन ये नहीं हो सकता कि किस तौर पे ये कैसे। अच्छा, और ये सब एक जो अहम जो कानूनी नुक्ता उठता है, इससे पहले कि हम जो एक और अहम कानून है उसको डिस्कस करें, एक जो कानूनी नुक्ता उठता है वो ये है कि अपोजिशन के रहनुमाओं ने ये ऐलान किया है कि हम इस कानून साजी के ख़िलाफ़ कोर्ट में जाएंगे। तो अभी मैं सुन रहा था अनवर मंसूर साहब को, उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट में जो कानून मंजूर हो जाए उसके खिलाफ आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। क्या वो ग्राउंड्स हैं? अब क्या गुंजाइश रह गई है कि आप किस बेस के ऊपर अदालत का दरवाजा? दो बुनियादों पर अदालत में जाया जा सकता है। अच्छा, नंबर एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फ्रेम, उसके खिलाफ कोई कानून पास हुआ है। मतलब बेसिक फ्रेम ये है एवरीबॉडी इज इक्वल इन द लॉ। सही। कानून पास हो जाता है कि मुसलमान को फांसी दी जाएगी और हिंदू को जो है वो फांसी नहीं दी जाएगी। तो इक्वालिटी ऑफ लॉ खत्म हो गई। इस बेस के ऊपर आप जा सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की ये फ्रेम है, इसके अंदर अपनी ब्रेक ले लेते हैं, आप जरा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर इस कानून साजी पर अपनी जो मामला है इसको जारी रखते हैं। नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पार्लियामेंट में जो कानून साजी हुई उसका हम जिक्र कर रहे हैं और एक अहम बिल जो आज मंजूर हुआ है वो घरेलू तशद्दुद वाला बिल है। आपको याद होगा कि इसी प्रोग्राम के अंदर हमने इस बिल के ऊपर डिस्कस किया था और पहले तो इस्लामाबाद की हद तक ये बिल था, अब ये मंजूर हुआ। और ये सब ये जो बिल जिसकी हमने उस वक्त भी मुखालफत की थी, आज पूरी असम्बली ने इसको मंजूर किया है और उस वक्त मंजूर हुआ जब अपोजिशन वॉकआउट कर गई और उसके बाद जो है जो भी हुआ। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि इसको मंजूर कराने ने वॉकआउट किया है। इसमें हमारे जमात इस्लामी के जो सेनेटर थे, क्या नाम है उनका, सेनेटर मुश्ताक साहब, उन्होंने इसके ऊपर बकायदा आवाज उठाई थी। ये 2016 में ये पंजाब असेंबली में पास हुआ था और उसके बाद से पंजाब असेंबली के बाद ऐसे इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। ना किसी का बाप अमल दरामद कर सकता है, ना करवाया जा सकता है। ये नहीं पता नहीं आसमान में बैठ के हम बिल बना। इसमें है क्या इस बिल की जो ये इसमें ये है डोमेस्टिक घरों में अंदर जो तशद्दुद होता है। अब इस तशद्दुद की जो डेफिनेशन है, इस डिट्टो कॉपी है ये पंजाब के बिल का 2016 का। इसमें जो डोमेस्टिक वायलेशन की जो डेफिनेशन की गई है वो आप देखें। डोमेस्टिक वायलेंस डोमेस्टिक घरेलू तशद्दुद शैल मीन ऑल एक्ट्स, वो तमाम काम फिजिकल हाथ से मारा जाए, इमोशनल अज़ियत दी जाए, जज्बाती तौर पर अज़ियत। ये कैसे होती है, ये कौन नापेगा? ये खान साहब को नया पैमाना निकालेंगे। साइकोलॉजिकल, मुझे इसने नफ्सियाती तौर पर बहुत तशद्दुद जिच कर दिया। सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक, मेरा जेब खर्चा बंद कर, मेरे बाप ने मेरा जेब, अब्बा जी ने बेटे का खर्चा बंद कर दिया। इकोनॉमिक अब्यूज कमिटेड बाय अ रेस्पोंडेंट अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन, vulnerable person or any other person with whom the respondent is or has been in a domestic relationship that causes fear, जिससे खौफ पैदा होता है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म, साइकोलॉजिकल टू द एग्रीव्ड पर्सन। अब ये है बेसिक। इसकी एक तो ये है कि पीपीसी में सजा होगी और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो 3 साल की, वैसे इसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम 6 महीने से कम सजा नहीं हो सकती। इसमें फिर ये है कि उसको रहने का हक, ये वो फिर वो कड़ा पहनने का, वो कड़े वाले निकाल दिया था, लेकिन बाकी सारी चीज़ें, ये बिल पास हुआ इस्लामाबाद की हदूद तक सिर्फ। बाकी तकरीबन 2 सूबों ने इसको पास कर लिया, वैसे भी नहीं पास कर लिया, पंजाब ने पास कर लिया। खामोश है, सब खामोश है, कोई नहीं बोला किसी तौर पर। मसला सारा ये है कि 2016 से पंजाब में पास हुआ कोई शख्स शरीयत कोर्ट में नहीं गया कि कुरान जो है मर्द को एक हक देता है, वज़्रबू हुन्ना, तुम अपनी औरत को हाथ से मार सकते हो, नाफरमानी। और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डेफिनेशन की कि मिसवाक या एक चादर और चेहरे पे नहीं। और नाफरमानी भी बहुत शदीद किस्म की नाफरमानी, जिसमें बेट्रेल शामिल है। दुनिया पूरी जो है उसको बेट्रेल में क्राइम ऑफ पैशन करार दे के ख़त्म कर देती। एक तो ये है। दूसरा ये है कि मुझे ये बताइए, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक होता है रोल ऑफ द वायलेंस। मतलब मैंने शायद उस प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि ऑटिज्म जो होती है ना, ऑटिज्म में जो आखिरी जो होता है वो रोल ऑफ वायलेंस कहते हैं, जो बहुत कम इस्तेमाल होता है लेकिन होता ज़रूर है। उसकी मिसाल देते हैं, एक बाप अपनी ऑटिज्म बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार से, लाड से, बहुत एक दिन तंग आके ना, ही जस्ट स्लैप्ड,
اور اس کا بچہ بولنا شروع ہو گیا. تو ان سے انہوں نے کہا ہے کہ کس موقع پہ کہاں اور کس وقت، یہ نہیں کہ ہر وقت مارنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک بیٹا باپ جو ہے وہ فار ایگزامپل ایک بچی جو ہے کسی جگہ جانا چاہتی ہے، آپ اس کو روک رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ منور مقدم کا باپ اس کو وہاں جانے سے روک رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا باپ جو ہے مجھے سائیکولوجیکلی ابیوز کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں کس کے حق میں فیصلہ دیں گے؟ نور مقدم کے حق میں فیصلہ دیں گے یا باپ کے حق میں فیصلہ دیں گے؟ یہاں تو یہ کہتے ہو کہ چوکیدار کھڑا ہو تو اگر روک لیتا تو قتل ہونے سے بچ جاتی. وہاں باپ کو یہ حق نہیں دیتے کیونکہ بیٹی اس گھروں میں نہیں جاتے اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. بیٹا اس جگہ مت جاؤ، اس طرح کی لڑکی نہیں ہے، اس لڑکی نہ ملو یا اس لڑکے سے نہ ملو. یہاں سائیکولوجیکل اکنامک یہ کیا تماشا ہے. یہ بل عثمان صاحب یہ شریعت کورٹ کے اندر چیلنج ہو سکتا ہے. اور اگر میں کون کرے گا؟ یہ سارے علماء کرام کی طرح ہیں، یہ سارے ابھی تو 2 تاریخ کو میں پیش ہو رہا ہوں ٹرانسجینڈر میں، اور ہماری وزارت قانون شیرین مزاری صاحبہ نے کہا کسی نے پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی میں آپ شامل ہوں گے، کسی میں شامل ہوں گے اور آپ کے ساتھ بھی اور لوگ ہوں گے، اور بھی بہت، اب تو 12-13 ہوں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ علماء کرام اس کو بھی چیلنج کریں گے. اس کو بھی میرا ارادہ ہے کہ اس کو بھی چیلنج کریں. اچھا، اس کو بھی اور پنجاب کے بل کو بھی اور سندھ کے بھی تینوں. لیکن ڈومیسٹک وائلنس کو ہم نے ایک تماشا بنا دیا کہ آپ آپ سوچیں کہ جس طرح سے 2 چیزیں ہوتی ہیں سائیکالوجی کے اندر، ایک کہتے ہیں پازیٹیو ری انفورسمنٹ اور ایک ہوتا ہے نیگیٹو ری انفورسمنٹ. صحیح. پازیٹیو ری انفورسمنٹ جو ہوتی ہے کہ تم یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ ریوارڈ ملے گا، اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہیں پیزا کھلا دوں گا، میں تمہیں یہ کر. نیگیٹو ری انفورسمنٹ یہ ہے کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو میرے ساتھ 2 دن نہ بولنا. اب اس قانون کے تحت اگر باپ یہ کہہ دیتا ہے بیٹی سے کہ تم میرے ساتھ 2 دن نہ بولنا، وہ کہتے ہیں مجھے اس نے سائیکولوجیکل اذیت دی ہے. ماں کہتی ہے تم میری شکل مت دیکھنا. یہ تو خاندان کا جو سسٹم ہے وہاں پر بات کر دیا. اور یہ آج اس روی میں بلوں میں ٹکٹ پاس کرا دیا. یعنی اگر ماں یہ کہتی ہے کہ تم جاؤ اپنے کمرے میں، ماں فار ایگزامپل باپ اور ماں دونوں اپنے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں، اب بچوں سے نہیں ملتے، تو آپ خود سوچیں. اچھا، ایسی صورتحال میں اسلامی نظریاتی کونسل کا کیا رول رہ گیا؟ کیا یہ بل وہاں پہ بھیجے؟ انہیں کہا بھی گیا تھا ہم بھیجیں گے، ان کی کیا ریکمنڈیشنز آئیں، اس میں امینڈمنٹس کیا آئیں، کیا تبدیلی آئی؟ یہ آج 2020 بل جو ہے یہ انہوں نے اس کو، اور اب تو اس میں جو میں نیٹ سے نکالا ہے تو اس میں ایز پاسڈ بائی دی نیشنل اسمبلی لکھا بھی جا چکا ہے. یہ دیکھیں انہوں نے منٹ نہیں لگایا اس میں نا انٹرنیٹ پہ اس کو تبدیل کرنے، اس کا سٹیٹس بدلنے کا. یعنی آپ سوچیں کہ اور ایک اور لا پاس ہوا ہے عثمان صاحب، وہ ہے کیسٹریشن کا لا، وہ بھی کمپلیٹلی اسلام. اچھا، اس پہ بھی مشتاق احمد خان نے رولا ڈالا جی سر کہ بھائی ریپ کے ملزم کو سرعام پھانسی دو. ہٹلر جو ہے نا، ہٹلر اس کی فرائڈ نے سائیکو انالیسس کیا تھا کہ یہ اتنا قاتل کیوں ہے. تو اس نے اس کا سائیکو انالیسس کرتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ بندہ جو تھا یہ پیدائشی طور پر جنسی طور پر معذور تھا. اچھا. اور اس کی ایک وہ کمی تھی جو اس کو دنیا سے بدلہ لینے کے چکر میں. آپ ایک بندے کو، اسلام کہتا ہے قتل کرو، سزا دو، پھانسی دو سرے عام. کون سا اسلام میں کون سی ایسی سزا ہے جو سرے عام نہیں ہوتی؟ مات کو پتھر پڑے، مدینہ کے دروازہ پڑے. اس عورت کو اور عورت کو جو دونوں میاں بیوی کو سنسار کیا، مدینے سے باہر نکال کے سنسار کیا. کون سی اسلام کی سزا ہے کوئی 4 پردوں کے پیچھے ہوتی ہے ہی نہیں کوئی. یہ چیزیں کیوں نہیں علماء ہمارے چیلنج کرتے؟ یہ بل بتاتے خود یہ کیسٹریشن اور بھی غلط ہے، اور یہ کوئی آئینی ترمیم نہیں ہے. مشتاق احمد خان نے پیش کی کہ بھائی اس کو پھانسی دو، لیکن اس کے اوپر شریعت کورٹ میں جانا چاہیے. ایک تو شریعت کورٹ پیش ہے، جو بھی ہو آپ جائیں تو صحیح. یہ بیلنس، اور اگر شریعت کورٹ فیصلہ کر دے تو یہ بل ختم ہو جاتا ہے. اسمبلی اس کو، کیونکہ شریعت کورٹ از اے کانسٹیٹیوشنل باڈی، وہ اگر فیصلہ کر دے تو یہ غلط ہے، اور یہ بل واقعی غلط ہے. دیکھیں نا اسلام میں باپ کو، ماں کو جس قسم کا اختیار، آپ پورے کا پورا سسٹم ڈبو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ تم 3 مہینے کے لیے گھر سے باہر تم گھر نہیں جا سکتے. میں واپس جاؤں گا اس گھر میں، میں اس گھر میں واپس جاؤں گا جس کی بیوی یا بیٹی یا ماں یا کوئی اور جو کچھ بھی ہے وہ مجھے جیل پہ چاہ رہا ہو، مجھے عدالتوں میں کٹانے ہوئے. آپ کتنی طلاقیں کروانا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر؟ اور جبکہ آپ صاحب حیثیت بھی ہوں. صحیح ہے. یہ تو نہیں ہے نا کسی سائیکل کی بیٹی نے مزدور رکھا ہوا ہے تو وہ تو اپنا وہ شادی کی وجہ کسی منو کی بیٹی نے یا کسی امبانی کی بیٹی یا کسی ٹاٹا کی بیٹی نے یا کسی اور جو بھی وہ بھی ہے کسی سرمایہ دار کی بیٹی نے کوئی اپنے نوکر جو نوکر ووٹی ہم جو دیکھتے ہوتے فلم اس طرح کا.
ये तो एक बंदा है जो कि अफोर्डेबल है अफोर्ड कर सकता है मैरिज को, जो मियाँ बीवी को बच्चों को और बीवी को अफोर्ड कर रहा है, वो कहेगा कि मुझे इस खानदान से लेना देना क्या है। थोड़ी देर के लिए उसको इमोशनल टेंशन तो होगी, लेकिन आपने तो सत्यानाश कर दिया उसका। यानी ये है वो बेसिकली तकलीफ दे बिल। आज कोई, अब देखिए कोई मीडिया वाला नहीं बोल रहा है इसके ऊपर। ये मैं तो इसके लिस्ट को पढ़ के हैरान रह गया, और सिर्फ जब मुझे इस लिस्ट को मैंने पढ़ा है तो मैं हैरान रह गया कि ये बिल भी पास हो गया। और रवा रवी में जो तो हमारे जो है ना हजरत मौलाना किबला जो है वो उसको पास करा के चले गए। और दोस्त साहब निजी सूद की, अच्छा एक अच्छा बिल में पास भी हुआ है कि उन्होंने जो निजी सूद है ना उसको उन्होंने उसकी ममानियत करार दे दी। निजी सूद से मुराद क्या है कि जो गली मोहल्लों में दुकानदार जो सूद देते हैं वो सूद पे कर्जा अथॉरिटी, ऑयल एंड गैस अथॉरिटी, निजी सूद वो उसकी वो करती है। बड़ी लंबी फहरिस्त है। लेकिन ये तमाम जो इजलास हुआ, बहुत से मनाजर देखे, लेकिन दो मनाजर मैं आपको जो है वो दिखाना चाहूँगा। एक तो आमिर लियाकत साहब से शुरू करते हैं। आमिर लियाकत साहब बड़े नाराज़ थे पीटीआई से पिछले दिनों, और बड़ा इस्तीफ़े की भी उन्होंने कहा कि जो इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। लेकिन आज इजलास में आए तो एक साफ़ी ने पूछा कि खैर है आप तो आ नहीं रहे थे, क्या जवाब दिया वो भी ज़रा सुन। आप ये बताएं डॉक्टर साहब कि आप खुद चल कर आ गए, आपके तो बड़े गिले शिकवे थे। जी हम आए नहीं, लाए गए और बहुत इत्तेमाम से लाए गए। और सर कौन लाया है आपको? लाया कौन है? वही लाए। अच्छा जो सर चले जी, आए नहीं लाए गए हैं, जाहिर है कोई लाता ही है। चीफ वाइफ साहब आमिर डोगर साहब बड़ा उन्होंने मेहनत की है। कच्चे धागे से बंदी आएगी सरकार मेरी। अच्छा जी सर, ये कौन लोग हैं कि जो लाते खींचे चले, और आप बड़े प्यार से आ भी जाते हैं, खींचे चले आते हैं, मोहब्बत है ना जी। अच्छा, एक दूसरा जी फेक न्यूज़ का बड़ा चर्चा है, और हुकूमत कहती है कि जी मीडिया फेक न्यूज़। और आज हुकूमत ने खुद, जो सबसे ज़्यादा शोर मचाते हैं फेक न्यूज़ का, खुद फेक न्यूज़ चलवाई, रिपोर्टर्स को टिकर दिए कि वज़ीर आज़म साहब खिताब करेंगे आज, और वज़ीर आज़म साहब ने खिताब नहीं किया। शहबाज गिल साहब, डॉक्टर साहब आप भी देख लें, फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, साथ खड़े थे। क्या कहा शहबाज गिल साहब ने? ये क्या फेक न्यूज़ नहीं है शहबाज गिल साहब, आप खुद फैला रहे हैं? सुनाए ज़रा। मैं सिर्फ एक बात कर दूं, वो शरारत पता नहीं इनकी थी, माजरत चाहता हूं आपसे, आप अंदर थे, आपकी इजाजत के बगैर वो शरारत की। वो अपोजिशन सारी बाहर जा रही थी, मैंने कहा मेला नहीं लगेगा, तो इनके थ्रू एक टिकर चलवा दिया कि प्राइम मिनिस्टर शायद आज तकरीर करेंगे। वो सारे वापस आके बैठ गए, क्या हल्ला गुल्ला का। तो अभी तक बेचारे बैठे हुए हैं, तो हमारी गुजारिश है कि चले जाएं तक। ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे ये फाइनल ओवर खेलने वाले थे 92 वाला, नहीं तो लोगों ने देखना था उनको। उन्होंने कहा जी अपोजिशन के सामने उन्होंने कोई तकरीर फरमानी थी, लेकिन वो अपोजिशन वापस आ गई थी। उन्होंने कहा जी मैंने टिकर चलवा दिया, शरारत की, अपोजिशन वापस आ गई कि जी वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं। अच्छा, तो क्या ये फेक न्यूज़ नहीं है? फेक न्यूज़, और खुद जिम्मेदारान फैला रहे हैं। यही तो फेल किया। अच्छा बहरहाल सर, उस्मान साहब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें, ये मैं लिस्ट आपके सामने गिनता जाता हूँ, आप मुझे ये बताइए कानून साजी हुई है, इस कानून साजी में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें एक तो पहली बात तो ये है कि 3 साल इमरान खान हुकूमत वॉज नॉट कैपेबल ऑफ पासिंग एनी बिल। वो यहाँ से असेंबली से पास करते थे, सेनेट में जाकर रुक जाता था, पास करते थे, फिर सेनेट में जाकर रुक जाता था। ये सारे जो हैं गुज़श्ता दिनों की उनकी कारस्तानी कर से जाए कि ये बिलें इसको। उसके बाद होता यह है कि अगर वो 90 डेज़ के अंदर सेनेट में दोबारा पास ना हो तो फिर होता यह है कि वो इसको हाउस में ले आते हैं। तो ये सारे के सारे बिल जो हैं वो सारे प्रोसेस से गुजर चुके हुए हैं। अब असल मसला यह है कि इस वक्त जो शोर मचा है और जो सारी की सारी गुफ्तगू हुई है अपोजिशन की, मुझे बड़ी तकलीफ इस बात पे होती है कि गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो, ना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो रही है इस मुल्क के अंदर। यानी इस बिल के ऊपर, घरेलू तशद्दुद के ऊपर क्या अपोजिशन ने कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म? क्या इलेक्ट्रॉनिक, आप अपोजिशन से पूछो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का बिल, वो कहेंगे जी इलेक्शन कमीशन। भाई इलेक्शन तुम्हारी क्या मसला है? तुम्हारी कोई है? वो कहते इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आज आके उनको कह दिया कि भाईजान बिल बन गया हमारा, तो हम तो उधर सबऑर्डिनेट करेंगे, अमल करेंगे। तो आपकी तो हैसियत खत्म हो गई। इसी तरह ये सारे के सारे जो हैं ये कहते रहे कि जी वोट तो बहुत अच्छी बात है और ओवरसीज पाकिस्तानी को देना चाहिए, बड़े कमाल के लोग हैं, लेकिन बिल के वक्त किसी किस्म की, यानी पाकिस्तान के अंदर फ्रिक्शन लेवल इस सतह का आ चुका हुआ है कि अपोजिशन अच्छी बात करे तब भी बुरी है गवर्नमेंट करने दी, और गवर्नमेंट भी अच्छी बात करे तब भी बुरी अपोजिशन करे। ये बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है।
आज जो रवैया, जो सारा कुछ इसके अंदर हुआ, इसमें इस मुल्क के अवाम का नुकसान है। अब देखिए इस रवा रवी में ऐसे ऐसे बिल पास हो गया, अब मुझे तो पता नहीं कि ये तरमीमी बिल जो आया है इसके अंदर अपना उसका वो कौन सा बिल है, अपना फेडरल पर्सनल कमीशन का जो बिल है, ये क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद का बिल है। IMF के कई मुतालबात इस बिल के जरिए IMF का जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी वाला बड़ा मुतालबा था। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी को शुरू किया था मुशर्रफ ने IMF के कहने के ऊपर, लेकिन शौकत अजीज की तारीफ करनी पड़ती है, बेशक मुशर्रफ की करो ना करो, लेकिन तो वो मैं भी नहीं करता, लेकिन शौकत अजीज ने कान से पकड़ के IMF को निकाल दिया था, क्योंकि मुशर्रफ डॉलरों की बरसात थी हमारे ऊपर, और ये सब नहीं, डॉलरों की बात तो हर दफा रही है, लेकिन IMF नहीं निकला था, IMF नहीं निकला था, हर दफा 1979 से चली आ रही। IMF को उसने से निकाल दिया था कि वो कहता होता था आई एम ए बैंकर, मुझे पता होता था कि 30 जून को या 31 दिसंबर को पैसे कैसे जमा करने, और मैं कर लेता था। वो फाइनेंस में भी था, बाकी जगह ठीक था, लेकिन उसके बाद दोबारा रिवर्सल हो गई। लेकिन असल मसला ये है कि इसके अंदर नेशनल वोकेशनल ट्रेन, मुस्लिम फैमिली लॉ पाकिस्तान, इसकी क्या तब्दीली आई मुझे नहीं समझ आती। कल तक काफी सारी डिटेल्स आ जाएंगी इंशाल्लाह, कल जो डिटेल्स आएंगी इस पे हम बात करेंगे, और कौन कौन से ऐसे कवानीन हैं कि जो, क्योंकि ये बिल जो हमने इस पे बात की हुई थी, बात बच्चों का तशद्दुद का मार नहीं प्यार, ये तो खैर बहुत अरसे से अच्छा, फूड सेफ्टी बिल है, अच्छा इस्लामाबाद में फूड अथॉरिटी बनेगी, वालिदैन और बुजुर्ग शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ का बिल है, ये सारे हैं इस्लामाबाद, ये सारे इस्लामाबाद के हैं बेसिकली, क्योंकि इस्लामाबाद के लिए फेडरल गवर्नमेंट के कारण बाकी सारे, लेकिन कंपनी तरमीमी आर्डिनेंस जो है, नेशनल शिपिंग का बिल है, ये सारे जितने भी हैं ये अब कल पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। लेकिन बेसिक 3-4 कानूनों में से 2 कानून तो बहरहाल किसी हद तक ठीक हैं, लेकिन ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का बिल है, ये अब एक यूनिफॉर्म बिल हो गया पूरे मुल्क का। पहले ये एक सूबे तक महदूद था, अब ये पाकिस्तान का बिल हो गया। इसका मतलब ये है कि कोई कुछ करे ना करे, अमल हो ना हो, लेकिन अगर कोई बीवी या औलाद किसी आदमी को घसीटना चाहे तो वो घसीट सकती है, और अगर कोई इवन औलाद अब बाप के खिलाफ को जाना चाहे, देखें जी क्या करते हैं, और जो उलमा इकराम है इस मामले पर क्या अपना किरदार अदा करते हैं, और पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं। अब चलिए नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ कुछ नए जो बिलों की तफसीलात भी आ जाएंगे, कल फिर बात करेंगे इन इश्यूज़ के ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा।